बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सपना देखते हैं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए और सिविल सर्विसेज का यूनिफॉर्म पहनने के लिए। उसके लिए बहुत सालों की कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं और फेलियर्स के बाद वो एक दिन जिसकी हर किसी को इंतजार होता है कि मैं भी मेरिट में आऊंगा। तो आज हमारे साथ है जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ में ऑल इंडिया रैंक 149 हासिल किया है 2025 में। तो हमारे साथ है विकास प्रजापत सर, जिन्होंने 2023 से प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की थी और फाइनली अब मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। तो पहले सर, वेलकम ऑन पिकनिक स्टडी पॉडकास्ट। Thank you so much, Piyush. This is an kind of honor for me to be here. Thank you, Piyush. सर, तो सबसे पहले इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ये पूछना चाहेंगे, इस जर्नी को आप थोड़ा ब्रीफली बताएं कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से इंस्पायर हुए थे हम। सर, ये जर्नी स्टार्ट होती है टोडा राइजिंग में, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की, एक जो देसी फैमिली होती है वहां के बच्चे से जर्नी शुरू होती है। जो कि उसका जो माइंडसेट है सर, वो बहुत बहुत अच्छा माइंडसेट है। भले उसके पास में रिसोर्सेज है या नहीं है, वो अगर रनिंग भी करता है तो शाम को आके वो सोचता है कि यार रनिंग में ओलंपिक में मेडल लाया जा सकता है। वो क्रिकेट खेलने जाता है तो सोचता है कि यार क्रिकेटर बना जा सकता है। वो पढ़ाई करता है तो सोचता है कि यार आईएएस ऑफिसर बना जा सकता है, साइंटिस्ट बना जा सकता है। तो सर वहां से जर्नी शुरू होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव। और सर मुझे तो लगता है मेरे जीवन में चढ़ाव तो थे ही नहीं, उतार ही थे इस रिजल्ट से पहले तक। क्योंकि उसके बाद 10th पास करके मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया। हिंदी मीडियम से मैंने स्कूलिंग करी अपने गांव से ही। और फिर 10th के बाद में 11th 12th हिंदी मीडियम से ही मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी कोटा जाके। वहां पे मैं फेल हुआ। फिर क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने बीएससी ही किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एक सिंपल से कॉलेज से। वहां से बीएससी हमने किया हिंदी मीडियम में ही पूरा। उसके बाद सर रुझान आया कोविड के टाइम पे कि बहुत सारा टाइम है जो कॉलेज के टाइम में वेस्ट कर दिया, इधर उधर भटक गए हैं। उस टाइम पे सर जो इंटरेस्ट था थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साइड, वो इंटरेस्ट आया, वहां से इंटरेस्ट परस्यू किया। उसी प्रिपरेशन के दौरान सिविल सर्विसेज की वैल्यू पता चली। और बहुत सारे इंसिडेंट्स जैसे कि पुलवामा अटैक वगैरह हुआ, तो उन्होंने इंस्पायर किया कि यार इस कंट्री के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि जवानी है तो जवानी दोबारा नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को लगाया जाए देश के लिए। और फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी। वहां पे मैं 2 बार प्रीलिम्स फेल हुआ सिविल सर्विसेज में। और ये पहला ही एग्जाम है जो मैंने क्लियर किया सर अपनी लाइफ में। तो ये काफी एक डिफिकल्ट स्टोरी रही है। अब देखेंगे तो बहुत मेरी लाइफ में सिर्फ पेशेंस ही था जो जिसने मुझे बचा के रखा है यहाँ तक। यस सर। पेशेंस होना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि एस्पिरेंट लाइफ में पेशेंस, जब रिजल्ट नहीं आता है हम हार्ड वर्क करते हैं तो खुद पे सेल्फ डाउट्स होते हैं। यस सर। बहुत सेल्फ डाउट्स भी आते हैं सर। बहुत लो कॉन्फिडेंस, लो फेजेस लाइफ में आते हैं। पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई वाले अलग प्रेशर्स हैं, फैमिली का प्रेशर्स होता है। तो पेशेंस तो सर बना के चलना पड़ता है, और नहीं बनाओ तो प्रिपरेशन तो जबरदस्ती डेवलप करवा भी देती है पेशेंस। दे रैंक 149 आया। तो जो यस एस्पिरेंट सर। अभी ये देख रहे होंगे उनको सबसे पहला डाउट, क्या एकेडमिक्स आपकी बचपन से अच्छी थी? क्या पहले 10 से पहले की बात करें तो क्या उसमें आप टॉपर थे, एकेडमिक्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, कहाँ इंटरेस्ट था? जी मैं बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं करूंगा। 10th क्लास में मैं जरूर टॉपर था अपने एरिया का। और 12th क्लास में आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 75% मेरा 12th में है। ग्रेजुएशन का मेरा जो परसेंटेज है 65% मेरा ग्रेजुएशन में है। मास्टर्स में मेरा 62-63% है बस। तो अकेडमिक्स में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा हूँ। हाँ, वहाँ पर ये था कि मुझे नॉलेज लेना मुझे बहुत पसंद था, तो कहीं से यूट्यूब से न्यूज़पेपर्स, अच्छी मूवीज, वीडियोस, तो वो मैं देखता रहता था। बाकी एकेडमिकली आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेरा नहीं था। जैसे आपके जो 10th में आप टॉपर थे, फिर मार्क्स कम हुए कम हुए कम हुए, तो इसके साथ तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा होगा। और फिर एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करना जहां पे परसेंटेज रेशियो बहुत कम है सिलेक्शन का, कैसे यस सर। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया? सर कॉन्फिडेंस तो सर दिमाग में यही था कि यार देखो खोने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता था कि एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है नहीं, बहुत ज्यादा तेरा आईक्यू नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनती भी तू नहीं है। तो खोने के लिए तेरे पास कुछ है नहीं, तो अब जब लड़ाई लड़नी है तो बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। कि हार भी जाएंगे तो खोने के लिए कुछ है नहीं, और जीतने के लिए तो फिर जैसा कि बोलते ही हैं सब लोग कि पूरी दुनिया है। तो कुछ हाथ में आ जाए तो अच्छा, ना भी आया तो खोने के लिए क्या ही था। सर आप यही एक मोटिवेशन सर रहा है पीछे।
जब आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जैसे रनिंग भी करते थे तो आप सोचते थे इसमें एथलेटिक में गोल्ड ला सकते हैं वगैरह, जी मतलब सर। एक जो माइंडसेट आपका जो लगा उस बात से कि एक इंजीनियरिंग माइंडसेट था हर जगह, मतलब ये देखना कि इसमें स्कोप क्या है या फिर बोले तो जुगाड़ क्या है। तो जी सर। ये आपका जो इंजीनियरिंग माइंडसेट था 11 12 में प्रिपरेशन, क्या बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे? जी बचपन से इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मेरे पापा ने इंजीनियरिंग करी है, पर स्टिल बहुत ज़्यादा मुझे इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं था। गाँव में रहते थे तो ऐसा था कि अखाड़े जाते थे, कुश्ती खेल लेते थे। तो बस ये रहता था कि एक्सेल करना है। कुछ भी करना है वहाँ पे एक्सेल करना है। अगर अपन रनिंग भी कर रहे हैं तो रनिंग में फिर बहुत अच्छा रनर बनना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। और कुछ कोई भी काम करना है तो उसमें एक्सेल करना है। तो ये एक माइंडसेट रहा है। इंजीनियरिंग का तो मैं कहूँगा कि इनोवेटिव जो एक माइंडसेट इंजीनियर्स का होता है, शायद वैसा रहा है क्योंकि बचपन से मुझे इंटरेस्ट था इस तरह की चीज़ों में कि हाँ, कैसे करके के चीज़ों को आसान बना लिया जाए, जो भी मुश्किल चीज़ें हैं। तो हो सकता है उस तरह का एक रहा हो मेरा। यस सर। सर ये जब आपका ये माइंडसेट था फिर आप कोटा की प्रिपरेशन किया, कोटा में जेई की, जेई मेंस जेई एडवांस की प्रिपरेशन किया। यस सर। तो कब डिसाइड किया था कि मेरे को जेई मेंस जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, या फिर एक जो रहता है ना कि 10th में आपने बताया कि टॉपर है तो एक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि कोटा में जाओ, जेई निकालो, आईआईटी जाओ। यस सर। सर उसके पीछे एक तो जो आपने रीज़न बताया वो बिल्कुल था। क्योंकि 10th क्लास के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि आईआईटी क्या होता है, कैसे आगे जाकर के प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, रिसर्च करनी है, नहीं होती 10th क्लास के बच्चे को तो। और तब तो वो ऑनलाइन भी नहीं था उतना। ऑनलाइन भी नहीं था, बिल्कुल मेरे टाइम पे नहीं था। ऑनलाइन तो 2020 के बाद में ही ज़्यादा आया है कि बच्चे ऑनलाइन ही हाँ। आईआईटी कोचिंग कर लेते हैं। तो एक तो वो चीज़ थी, दूसरी ये चीज़ थी सर कि मैं अपने गाँव से बड़ा परेशान था। यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट था कहीं न कहीं गाँव के लोगों का मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैं उनमें अपने आप को फिट नहीं कर पाता था उन लोगों के बीच में। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बुली भी होता था स्कूल में, मोटा था तो उस वजह से। तो बड़ा परेशान सा यहाँ पे हो गया था, तो मेरा था कि यार यहाँ से निकलना है और कहीं पे जाना है। फिर मौका मिला, घर वालों ने ऑफर दिया कि अब यहाँ से जाएगा तो कोटा चला जा वरना यहीं पे पढ़। तो मैंने बोला कि चलो कहीं भी एडमिशन करो, यहाँ से तो निकालो। तो उन्होंने कोटा भेजा तो फिर मैं निकल गया कोटा। यस सर। जब एक बच्चा 10th मूव करके कोटा जैसे शहर में जाता है जहाँ पर प्रेशर ज्यादा, और क्या माहौल था उस समय के कोटा में जब आप गए थे? लगभग आप बात करें तो 8 9 साल पहले की बातें हो गई यस कोटा सर। की। तो उस समय क्या माहौल था और क्या लर्निंग्स आपको मिली जब आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हैं? सर उस टाइम तो वाक़ई बहुत क्रीम एक जो परिवेश होता है, वाक़ई में बहुत अच्छा एक एम्बियंस था कोटा में। आज भी मैं जाता हूँ कोटा में पर वैसा माहौल मुझे अब नज़र नहीं आता। उस टाइम जैसा कॉम्पिटिशन का एक बहुत रहता था कि हर हर हफ्ते टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे जाके टॉप करना है आपको, पढ़ना है। उस टाइम बहुत ही पता नहीं ऐसा क्यों था, क्या था, लेकिन उस टाइम के बच्चों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे आज के बच्चों से। 11th-12th के, और खासकर मैं जो हिंदी मीडियम में था, जो मोस्टली मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे आते थे, बहुत हार्ड वर्किंग होते थे डेफ़िनेटली। हारते थे तब भी मेहनत करते थे। और उनमें से आज भी बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकले, भले ही फेल होके निकले पर सब अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हैं। मेरे खुद के जितने भी दोस्त हैं। तो माहौल तो उस टाइम पे था सर, थोड़ा-सा नेगेटिव माहौल भी था। उस टाइम पे थोड़ा एक गैंग वॉर्स वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो कहीं न कहीं डर भी लगता था। घर वालों को भी डर लगता था। सुसाइड के केसेज़ बहुत आते थे, क्योंकि प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। बच्चे हैंडल कर नहीं पाते 11th-12th की एज में उस तरह का प्रेशर। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी थी, पॉज़िटिव चीज़ें भी थी। और वहाँ की लर्निंग्स तो सर यही मिली कि अब लाइफ़ में रुकना नहीं है, यहाँ पे हार गए, ठीक है, अभी तो लाइफ़ की बिगिनिंग है। अब इसके आगे ये है कि यहाँ पे अपन 100% नहीं दिया इसीलिए हार गए डेफ़िनेटली, क्योंकि बिलो आईक्यू तो हम है नहीं, एवरेज आईक्यू तो हम सब लोग हैं ही। तो फिर यही था कि अब ल आगे जाना है, मेहनत करनी है। और दोस्त जो बनाए वहाँ पे बहुत सारे मिक्स दोस्त बनाए कि अब जाकर के अच्छे दोस्त ही बनाने हैं, ताकि संगत भी अच्छी रहे, माइंडसेट अच्छा रहे। तो इस तरह की लर्निंग्स वहाँ पे मिली सर। सर जैसे आपने बताया सुसाइड केसेस के बारे में वहाँ के, तो जैसे आज भी वहाँ के बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस आते हैं, और बात करें कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं आईआईटी जेईई नीट जैसे प्रिपरेशन करते हैं, और आज बात करें कि दूसरे फील्ड की यूपीएससी वगैरह वहाँ पे सुसाइड्स कम होते हैं, क्या इसका यस सर। एज फैक्टर आप मानते हैं? क्या सर एज फैक्टर? या सर एज फैक्टर डेफिनेटली है, क्योंकि देखा जाए एक मोटे तौर पर अगर बात करी जाए तो मैच्योरिटी एज के साथ ही आती है।
कोटा में जो बच्चे होते हैं 11-12 की एज के होते हैं, तो उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। लाइफ के बारे में नहीं पता होता कि इतना सारा स्कोप है यार, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, उससे अच्छा कुछ करेंगे। आईएएस का ऑप्शन तो आपके लिए खुला ही है ना, उससे ऊपर तो आईआईटी नीट का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, अगर मोटे तौर पर ये बात करी जाए। तो वही है सर, और यूपीएससी में सर ये रहता है कि लोग ऑलरेडी कॉलेज वगैरह करके आते हैं, मैच्योर होके आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कि एक एग्ज़ाम आपकी टोटल पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं कर पाता है सर। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत कैपेबल हैं, उनका वो भी कई बार सर मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स में 4-4 बार फेल हुए हैं कंटीन्यूअसली, उनका एक प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो रहा और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ में ऐसे दोस्त हैं जिनका सीएपीएफ क्लियर नहीं हुआ पर वो मुझसे ज़्यादा कैपेबल थे। तो सर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी फिर मैच्योरिटी सर ला देती है। जो डाइवर्स नॉलेज आप लेते हो, एथिक्स और जो एप्टीट्यूड वाला अपना पेपर होता है जीएस 4, वहाँ से लेकर के आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ना, जीएस 1 के सारे सब्जेक्ट पढ़ना, तो कहीं न कहीं एक थिंकिंग बड़ी ब्रॉड सी हो जाती है। तो इसलिए फिर वहाँ सुसाइड के केसेस, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस रिलेटिवली कम आते हैं। यस सर। जैसे बताया कि कोटा में ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो नहीं हो पाए वहां पे सक्सेस, आईआईटीज में नहीं जा पाए या फिर एनआईटीज में नहीं जा पाए, तो लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो अभी कोटा में होंगे या कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हार मान चुके होंगे या फिर अभी रिजल्ट्स आए हैं, वहां पे नहीं हुआ होगा सक्सेस, तो उन्हें क्या सर, पहले उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे आप? कोटा वाले बच्चों को सर? या कोटा या फिर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो तैयारी यस कर सर। रहे हैं यस जेन्युइनली। सर। सर मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, लाइफ बहुत बड़ी है। आईआईटी नीट का एग्ज़ाम हो गया, 12th के साथ जो भी एग्ज़ाम हो गए, सीयूईटी भी आजकल होता है। इनका सिलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी और ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में कितना आगे जाएँगे। फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, शायद मेरा दोस्त ये वीडियो देखेगा भी सही। वो इस टाइम पे मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहा है। वो आईआईटी का एग्ज़ाम फेल हुआ, 12th में उसकी 71% आई कोटा में। उसके बाद उसने बीएससी किया फिजिक्स ऑनर्स से, एक प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उसने मास्टर्स परस्यू किया हिम्बर्ग यूनिवर्सिटी से, और करंटली वो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहा है। और अगले 1 डेढ़ साल में उसे पीएचडी भी मिल जाएगी, जहाँ वो रिसर्च कर रहा है उन प्रोफेसर्स के साथ में जिन्हें नोबेल वगैरह मिल चुका है। तो सर ये एक एग्ज़ाम आपको कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप कितना सक्सेस होंगे। आप फेल हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। और फेल होना तो सर बहुत ही ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कि बहुत किस्मत वाले बच्चे ही हैं जिन्हें एक बार में सक्सेस मिल जाती है। वरना सर जीवन तो, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर भी कहते हैं कि जीवन तो एक संग्राम है जो कि लड़ना ही पड़ता है। सर वही है, फेलियर्स तो आते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। हर फेलियर से सीखना है। और सर दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट द रिजल्ट। दिस इज़ अबाउट कि जो आप क्या बन जाते हो उस प्रोसेस के थ्रू। आईआईटी की प्रिपरेशन आप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपका आईक्यू बहुत डेवलप होता है। नीट की प्रिपरेशन करते हो, आपकी रटने की कैपेबिलिटी उससे डेवलप होती है। तो सर एक बेटर इंसान आप हमेशा बनते हो जब भी आप हारते हो तो। और सर एंड गोल वही होना चाहिए कि आपको एक अ, आपकी लड़ाई खुद से है सर, आपको बेटर इंसान बनना है, खुद के लिए बनना है। एग्ज़ाम क्लियर होना है, आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होगा तब भी आप कुछ अच्छा कर लेंगे, अगर आप खुद को इवॉल्व कर लिए हैं, पर्सनैलिटी आपका डेवलप हो गया टाइम के साथ। तो सर सक्सेस तो वो है ही नहीं कि एक एग्ज़ाम निकलेगा। एट द एंड आपको एक बेटर इंसान बनना है, और बाकी सक्सेस तो सर आ ही जाती है। वही सबसे बड़ी सक्सेस है मेरे ख्याल से। बोले तो एक मैच्योरिटी भी देती है कि हाँ मतलब कैसे लड़ना है, एज कम्पेयर टू कि जो बच्चे आईआईटीज की प्रिपरेशन या फिर एनआईटी की उस एज में नहीं करते हैं, वो कम से कम ये सोचते हैं कि हमने कुछ लड़ा, हमने अपने एफर्ट्स दिए, तो एक मतलब बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीख जाते हैं। जैसे एनवी सर, वहाँ के बहुत फेमस टीचर है एनवी सर, आपको भी यस पता सर। होगा यस सर, उनकी। जानता हूँ। हाँ, तो उनका ये है कि बच्चे एक सीख जाते हैं कि हार्ड वर्क कैसे करना है, लाइफ में आगे एग्ज़ैक्टली कैसे सर। बढ़ना है। एग्ज़ैक्टली सर। सर लोगों को मैं देखता हूँ कि ये पता ही नहीं होता है कई जगह कि हार्ड वर्क करना कैसे है। अब 11th-12th में कोटा में पढ़ा तो मुझे ये चीज़ पता थी कि यार 8 से 10 घंटे तो लोग आईआईटी में ही पढ़ते थे। तो आईएएस के एग्ज़ाम में तो उससे ज़्यादा ही पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ तो वो लोग आ रहे हैं जो आईआईटी क्लियर कर चुके हैं। यस। तो कहीं न कहीं ये प्रिपरेशन सिखा देती है कि यार हार्ड वर्क होता क्या है, कैसे करना है। जो बच्चे नहीं उस कॉम्पिटिशन में गए, उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चल पाती कहीं न कहीं। यार कितना पढ़ना होता है। उन्हें लगता है कि यार 4 घंटे पढ़ लिए बहुत हो गया आज का, तो बहुत मेहनत कर ली। तो वही है सर, वो हार्ड वर्क तो सिखा देती है इस तरह की प्रिपरेशन।
जाने के बाद कंपटीशन का क्या माहौल था? उस समय क्या कंपटीशन का माहौल था कि जब एक गांव का बच्चा, आपने बताया कि एक गांव में थे एकदम, जहाँ पे आपकी जो सोच थी वो मैच भी नहीं कर पाती थी गांव के लोगों के साथ, और फिर बिल्कुल वहां सर। पे जाने के बाद, क्योंकि कोटा में माना जाता है कि टॉपर्स की भंडार है, यस सर। तो कैसे उस समय अपने आप को वहां पे फिट किया? फिर वह कोटा का जो कंपटीशन था सर वो इतना तेज था कि मैं तो उस कंपटीशन को पकड़ ही नहीं पाता था। मैं अपने गाँव के यहाँ से स्कूल टॉप करके गया, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के वहाँ गया, और वहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे जैसा हर कोई है। तो वहाँ तो जिस स्पीड से सर कंपटीशन था, मैं तो उसमें फिट ही नहीं हो पाता था। तो शुरू का 1 साल तो सर खुद को फिट करने में ही लग गया। वहाँ पे क्योंकि नवोदय के बच्चे आ रहे हैं, सैनिक स्कूल के, अच्छे-अच्छे सीबीएसई बोर्ड स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। उनका आईक्यू अलग लेवल पे है, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ किया है, कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स में कुछ किया है और मैं गाँव से जहाँ निकला था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो वहाँ डेफ़िनेटली एक लो सेल्फ एस्टीम भी आता था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वाक़ई। उस टाइम पे तो कोटा में बहुत ज़्यादा बच्चे ही पढ़ते थे। कम से कम 2 लाख बच्चे पढ़ते होंगे, आज तो जहाँ 30-40 हज़ार बच्चे बचे हैं कोटा में मेरे ख़्याल से। तो कंपटीशन तो सर था सर। तो उस कंपटीशन की वज़ह से एक प्रेशर भी रहता था, कि बिना खाना खाए पढ़ने लगते थे कि नहीं यार खाना 2 घंटे बाद खाएँगे कि ये छूट जाएगी चीज़ें, तो करनी है, करनी है। तो कंपटीशन तो उस टाइम पे था ज़रूर, और वो बहुत ज़रूरी भी था। उसने बहुत कुछ सिखाया उस कंपटीशन ने। ये था सर। इसने आपको मैच्योर किया? जी, कोटा ने सिखाया तो बहुत कुछ, पर मैंने कितना सीख पाया, वो अलग बात है। क्योंकि उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती कि लाइफ़ जो चीज़ें सिखाए आदमी सीख पाए। तो जितना-जितना हम ग्रास्प कर पाए उतना हमने किया। जो चीज़ें वहाँ नहीं सीख पाए, अगेन ज़िंदगी ने वही लेसन दोबारा सिखाए कॉलेज में। वहाँ हमने कुछ सीखे, कुछ इस प्रिपरेशन में सीखे। तो बिल्कुल कोटा ने भी बहुत कुछ सिखाया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो एक सीख है, सीखना तो लाइफ टाइम ही है, आगे भी सीखते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। जितना सीखते हैं उतना आगे बढ़ते हैं सर। जैसे बात करें कि वहां पे नहीं हुआ, जब आईआईटी जेई एडवांस नहीं हो पाया, क्या माइंड चल रहा था? क्योंकि एक तो टॉपर गए थे, क्या फैमिली का उस समय कंडीशन था कि मतलब सपोर्टिव? बहुत सारे पेरेंट्स उस समय बच्चे गलत डिसीजन भी उठाते हैं, बट कुछ यस सर। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या उस समय चल रहा था, बीटेक करूं वगैरह, मतलब बहुत सारा, क्योंकि अगर वहां पे प्रिपरेशन कर रहे थे तो ड्रीम तो एक होगा ही, आईआईटीज में जाना है, नहीं हुआ तो एनआईटीज में जाना है। यस सर। सर उस टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम से गुज़र रहा था। क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में मैं इतना हारा था। हमेशा स्कूल 10 तक तो मैं टॉपर ही रहा और 11th-12th में जाके मैं से ध्वस्त सा हो गया, कि ना एग्ज़ाम क्लियर हुआ, ना 12th में मैं अच्छा कर पाया। तो बहुत एक लो सेल्फ एस्टीम से मैं गुज़रा। तो सर उस टाइम तो ऐसा मन हो गया था कि अब इंजीनियरिंग ही नहीं करनी। जेईई मेन में मेरा ठीक-ठाक स्कोर भी आया था, पर मैंने तो काउंसलिंग का फॉर्म भी नहीं डाला। ना मैंने राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डाला, ना एनआईटी के लिए डाला। तो फिर मैं इतना लो सेल्फ एस्टीम से गुज़र रहा था कि यार अब ये करना ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। मैं सिंपल बीएससी कर लेता हूँ और फिर आगे जाके देखूँगा कि कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सर इस तरह का एक माइंडसेट था। फैमिली सपोर्टिव सर रही है हमेशा से, कि ठीक है इस बच्चे का एक एग्ज़ाम नहीं निकला, लाइफ में कमा कर के खाना है अपनी जगह। कुछ और कर लेगा एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो। तो मेरे लिए तो टफ टाइम था, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया। जयपुर भेजा, अच्छे कॉलेज से मुझे ग्रेजुएशन भी करवाई। तो भरोसा उन्हें कहीं न कहीं था मुझ पे। जब यस सर। जयपुर गए आप सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया, कौन से फील्ड में यस किया सर। था? और यूपीएससी का कब माइंड में आया कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए जाना है? उस समय बच्चों पे बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली जिनपे यस सर। मैथमेटिक्स होती है, तो यस कैसे सर। डिसाइड किया? सर मैंने फिजिक्स में मेरा मेनली जो रुझान था बीएससी के दौरान वो फिजिक्स में था। तो इनिशियली मैं फिजिक्स में मेरा ये था कि यार फिजिक्स तो मेरे हाथ में है, क्योंकि कोटा में मैंने पढ़ा था तो बहुत मेरा एक हाथ उस पे बैठ गया था कि हाँ फिजिक्स में पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं फिजिक्स में हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा, मास्टर्स करूंगा, पीएचडी करूंगा, इसरो वगैरह में जाऊंगा, डीआरडीओ में जाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ तो मेरा मन करने लगता है कि अब इसमें एक्सेल करना है। तो फिर मैंने आईआईटी जेईएम की कोचिंग भी करी। तो आईआईटी जेईएम की कोचिंग करते-करते फिर मेरा वहाँ से भी मन हट गया, यार नहीं आईआईटी से मास्टर्स का इतना वैल्यू नहीं है, अपन कहीं फॉरेन की यूनिवर्सिटी से करेंगे और वहाँ के लिए पैसा चाहिए। फिर इधर-उधर से पता चला कि नहीं बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है, जीआरई का एग्ज़ाम होता है, ये सब देना है, वो सब देना है। उसी बीच में सर वो कोविड आ गया, तो कोविड में मैं बिल्कुल बैठ गया था फ्री। तो उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि यार अब लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो फिर ये था कि कॉलेज में जो पॉलिटिक्स वाला जो एक माहौल रहता था,
उस टाइम पे हम ये कन्हैया कुमार वगैरह इन सब के वीडियोस देखा करते थे, जेएनयू वगैरह के। तो उसमें एक इंटरेस्ट आया कि यार एक काम करते हैं, फिजिक्स को रखते हैं साइड में, पॉलिटिकल साइंस को परस्यू करते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा सर, उसमें सिविल सर्विसेज के बारे में भी पढ़ा, अपनी गवर्नेंस पॉलिटी के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा, बहुत सारी आइडियोलॉजीज पढ़ी। फिर वहां से कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट आने लगा कि यार जो सोसाइटी के लिए जो काम करना है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास अथॉरिटी होना जरूरी है। क्योंकि मुझे लगा कि यार सोसाइटी में काम बहुत करना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। मैं मेहनत करने को मैं तैयार हूँ, और मुझे कॉलेज और स्कूल ही वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रही कि मैं मेहनत करके कुछ अच्छा कर लूँ। मैं जो करना चाह रहा हूँ वो कर ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे रह करके। फिर मुझे लगा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। वहां पे इम्पैक्ट लाने के लिए सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो उस वजह से वो मेरा मन बना कि अब सिविल सर्विसेज में जाएंगे, और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि हाँ, जो भी चीजें चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, वो रिफॉर्म लाए जाए। उसके लिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी सर उस टाइम पे। तो सर इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिजिक्स पहले आपको इंटरेस्ट था, फिर फिजिक्स में आगे जाना है, आईआईटी जैम, फिर आपने फॉरेन के लिए भी सोचा, बट आपने फिर कोविड के कारण पॉलिटी पढ़ने लगे। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, क्या उस समय डिसाइड था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में तब जाना है, या फिर बस पॉलिटी इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे थे कि नहीं इंटरेस्ट नहीं के सर, उस लिए? टाइम में पॉलिटी बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे मजा आने लगा था ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में। फिर मन बना कि यार पॉलिटी में मजा आ रहा है तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ के देखते हैं। उस टाइम मेरा एक कोई दोस्त था जो सेंट स्टीफन से हिस्ट्री ऑनर्स करके आया था। तो फिर उसके थ्रू मैंने उससे हिस्ट्री की बुक्स पूछी, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा। फिर मुझे मजा आने लगा, तो फिर मैंने उसे ही बोला कि यार इन सब में भी करियर देखा जा सकता है, मास्टर्स के बाद पीएचडी वगैरह। फिर उसने बोला कि यार पीएचडी वगैरह क्यों करना है, सिविल सर्विसेज का सोच ले, तेरे को इतना इंटरेस्ट तो इन सब में आ ही रहा है, और कहीं ना कहीं तो एजुकेशन वाले सेक्टर में ही कुछ करना चाह रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये तो मुझे लगा कि हाँ यार, पॉलिटी हिस्ट्री ये सब पढ़ने में मजा भी आ रहा है, और सिविल सर्विसेज में यही सारे सब्जेक्ट है, और एट द एंड काम तो वही करना है, तो क्यों ना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर ली जाए। सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते बहुत ज्यादा लोग हैं कि मेरे को यस सर। प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे लोग फर्स्ट स्टेज पे हार जाते हैं कि प्रिपरेशन करना है बट स्टार्ट नहीं करते हैं, या फिर स्टार्ट करके खत्म कर देते हैं। कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन फिर सिविल सर्विसेज पे प्रिपरेशन भी करनी है? क्योंकि एक इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, बट एक जब हम कंपटीशन देखते हैं तो बहुत लोग हार मान जाते हैं। और कैसे डेफिनेटली सर। डिसाइड किया आपने? सर मैं जब कॉलेज में था, तो मेरे साथ के कम से कम 10 से 15 बच्चों का ड्रीम था कि हमें आईएएस बनना है। कॉलेज में जब भी ऐसा कुछ बात होती थी, टीचर वगैरह प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते थे कि क्या तुम सब लोगों को लाइफ में करना है, तो सब बोलते थे कि सर सिविल सर्विसेज करनी है। उनमें से सर मैं अकेला बंदा था जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसने डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे करना है। तो सर ये एक साइकोलॉजिकल तो होता है कि लोग यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले ही हार मान लेते हैं। और सर उस बात में कोई गलत बात भी नहीं है सर। अगर जैसे कि मुझे लग रहा है कि ठीक है ये चीज मुझसे नहीं होगी, मैं कहीं और अच्छा कर सकता हूँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जहां भी आपको जो अच्छा लगे आप करिए। आपको अगर लग रहा है कि सिविल सर्विसेज कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। आपको लग रहा है कि यार नहीं सिविल सर्विसेज नहीं हो पाएगा, स्टेट पीसीएस में कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, बाद में सिविल सर्विसेज पे आ सकते हैं। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है सर। वो बिल्कुल रियलिटी को एक्सेप्ट करने में कोई गलत चीज नहीं है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा, किससे गाइड लेने की सोचा कि किसी से गाइड लेते हैं? और उस समय ऑफलाइन उतना, क्योंकि कोविड का माहौल था, कोविड के यस बाद की सर। बात करें तो ऑनलाइन भी आया, तो क्या डिसाइड किया, कैसे मेरे को तैयारी करनी है, क्या रोड मैप बनाया? आपके मन में क्या चल रहा था कि अगर मैं क्रैक भी कर पाऊंगा तो कितने साल में मेरे को लग सकता है? सर इनिशियली तो सर कॉन्फिडेंस इतना था कि यार एक ही साल में निकाल देंगे और आईएएस बन के खत्म कर देंगे, राजस्थान के डर लेके। टाइम के साथ पता चला कि सर देखो टाइम लगता है, प्रिपरेशन लंबी चलती है, तो खुद को टाइम बाउंड में मानना अच्छी चीज नहीं है। खुद को फ्रीडम देनी चाहिए कि ठीक है आपको 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, लोगों को 6 अटेम्प्ट भी लगते हैं, 9 9 अटेम्प्ट भी लोगों को लगते हैं निकालने में। तो खुद को टाइम में आप जबरदस्ती टाइम के फ्रेम में मत आप खुद को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करिए। और इसमें सर ये था कि सर इनिशियली जब प्रिपरेशन जो शुरू की थी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो सर मैं जहाँ जिम जाता था तो वहाँ एक भैया आते थे जो उस टाइम वो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि यार भैया मुझे शुरू करनी है तो कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ दो और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो।
उस टाइम द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह मैंने पढ़ना शुरू किया, सारी इंग्लिश में एनसीईआरटीज़ खरीदी क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कहीं न कहीं एक डोमिनेंस रहता है सिविल सर्विसेज़ में। तो एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेनली जो बुक लिस्ट सबकी सारे टॉपर्स की कॉमन रहती है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम में बिपिन चंद्रा पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए वही एनसीईआरटीज़, वो सब खरीदी, वो सब पढ़ना शुरू किया। फिर डिसाइड किया कि अच्छा सिविल सर्विस के लिए कोचिंग भी होती है। फिर पता चला कि कोई राजेंद्र नगर नाम की जगह है, तो वहाँ जाना है। वाजीराम वहाँ उस टाइम पे बहुत फेमस थी। वाजीराम में एडमिशन भी लिया। फिर धीरे-धीरे अपने आप नेटवर्क बनता गया, लोग मिलते गए। तो पता चलने लग गया कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर तो टाइम के साथ अपने आप एक बार जब आप प्रिपरेशन में घुसते हैं ना सर, फिर चीज़ें ईज़ी लगने लगती है। बाहर से बहुत मुश्किल लगता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा? अब जब धीरे-धीरे एक-एक स्टेप लेने लगते हो, तो फिर आगे का स्टेप नज़र आने लगता है कि हाँ, वैसे करना है, अब ऐसे करना है। तो फिर ऐसे होता चला जाता है। मिशन जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो एज़ अ गेम की तरह लगता है कि अब मेरे को जीतना है और लेवल वाइज़ मुझे अच्छा भी लग रहा है वो। हाँ सर, देखो, बिना फल की इच्छा किए तो कर्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, हर किसी के वश की बात नहीं है। तो कहीं न कहीं फल तो दिमाग में रहता है कि यार अब गेम खेल रहे हैं तो जीतना ही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज आएगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो तो एक जो भी उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो है ही प्रिपरेशन का। बाकी रहता है कि हाँ, प्रिपरेशन है तो क्लियर करनी है बिल्कुल, आज नहीं तो कल जब भी करनी है। बिल्कुल सर, ऐसा होता है। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था कि मतलब अभी तक बीएससी कर रहे थे, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहे थे, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, अब तो मैं यस। पॉलिटी में इंटरेस्ट आ गया है। क्या उस समय पेरेंट्स का क्या सुझाव था कि पेरेंट्स ने डायरेक्ट कहा था जो करना है वो कर लो? सर, मैं इस मामले में बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ठीक है, आपको सिविल सर्विस करनी है, आप करिए, आपको जो भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, जितने हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम करवा देंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि एट द एंड यार अगर तेरा मन ही नहीं है कोई चीज़ करने का, तो तू वैसे भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जिसमें तेरा मन है वही कर ले। इसलिए उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया। इनिशियली बोल दिया था कि आप 1 अटेम्प्ट की बात कर रहे हो, आपको अगर 3 अटेम्प्ट भी चाहिए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। टाइम बाउंड में खुद को टाइम में मत आप खुद को बाँधिए, आप प्रिपरेशन करिए। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है सर, फाइनेंशियली भी सपोर्ट रहा है कहीं न कहीं। इमोशनली एक बहुत बड़ा सपोर्ट, मेरी मॉम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है सर इमोशनली, बहुत उसने मोटिवेट किया है। जब भी लो फेजेज़ आए हैं कि नहीं निकालना है, करना है, मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। तो सर फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है सर। था कि राजेंद्र नगर आप गए वहाँ पे, तो उस यस समय सर। राजेंद्र नगर का क्या माहौल था? और जैसे मतलब बात करें राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, फेमस एरिया है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्या यस माहौल सर। रहता है? और क्या मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए माहौल है कि रिसोर्सेज कैसी है, कंपटीशन क्या रियलिस्टिक है जो एकदम हमें यूपीएससी में देखने को मिलता है? सर देखिए, माहौल तो दोनों ही तरह का माहौल है सर। वहाँ पे पढ़ने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे नहीं पढ़ने वाले लोग भी मिलेंगे। पर सर एक चीज़ वहाँ की अच्छी है सर, वहाँ पे वाक़ई में जेन्युइनली बहुत इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं। जितने भी लोग प्रिपरेशन में मुझे मिले। तो कहीं न कहीं भले ही कोई पढ़ाई नहीं भी करता हो, तो उसमें भी डाइवर्स नॉलेज कहीं न कहीं होती है, तो उससे भी कुछ सीखने को मिल ही जाता है। तो माहौल तो एक तरह का वो है, और दूसरा मैच्योर लोग ही हैं, तो लड़ाई-झगड़े इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। जैसा कोटा में जिस तरह का एक नेगेटिव माहौल उस टाइम बन गया था, सुसाइड के केसेज़, ये सब वहाँ पे नहीं आते हैं सर। और रिसोर्सेज़ और गाइडेंस भी हमेशा वहाँ पे अवेलेबल है डेफ़िनेटली। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस वहाँ पे है। रिसोर्सेज़ उतने ज़्यादा अवेलेबल है जितने चाहिए नहीं, तो बच्चा कई बार भ्रमित भी हो जाता है उन्हीं में। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे है। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, और राजेंद्र नगर ने काफ़ी मुझे मैच्योर किया है, जिससे कि डेफ़िनेटली मैं सर्विस में भी आऊँगा तो मैं एक अच्छा ऑफ़िसर बन पाऊँगा। तो डेफ़िनेटली सर उस जगह ने मुझे मैच्योर बनाया है। ने जैसे बताया कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कि मतलब वो एक प्रकार की एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या इसका मेन कारण ऑनलाइन का चलन भी है? सर ऑनलाइन के चलन की वजह से भी बहुत सारे रिसोर्सेज़ आने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारे एड्स वगैरह अपन देखते रहते हैं। तो बच्चों को कई बार लगता है कि यार ये पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो अपने को फोमो एक क्रिएट हो जाता है या कि है? भई ज्योग्राफी के लिए तो यार ये बुक भी सब लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो ऑनलाइन भी सर कहीं न कहीं इम्पैक्ट इस चीज़ को करता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोपेगेंडा, और मेनली तो सर वही जो
प्रॉफिट ड्राइवन जो चीजें चलती है, उस वजह से सर डेफिनेटली इस तरह की चीजें आती है सामने। जब अब तो एग्जाम निकाल लिया, लेकिन जब स्टार्ट किया था इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या कर रहे थे एकदम बिगिनिंग टाइम में? आपको क्या लगता है कि बिगिनिंग टाइम में आपने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? जब कोई एस्पिरेंट बिगिन करता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए, तो स्टार्टिंग में क्या गलती करता है? सर गलती सबसे बड़ी कोई भी एस्पिरेंट ये करता है कि उसे एग्जाम की डिमांड ही नहीं पता होती सर। एग्जाम की एक्चुअल में जो डिमांड है रिटर्न एग्जाम की और ऑब्जेक्टिव जो पेपर है अपना, उसकी एक्चुअल डिमांड क्या है, उस डिमांड को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और 99% एस्पिरेंट्स को ये बात 1 से 2 साल बाद प्रिपरेशन में पता चलती है कि यार हम पढ़ क्या रहे थे और पढ़ना क्या चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो सर एक ये सबसे बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट्स। कि हमें डिमांड्स नहीं पता है एग्जाम्स को लेके। यस सर। कि हमें आंसर लिखना है तो आंसर में एक्चुअल में हमें शो क्या करना है आंसर में। यस सर। तो जब 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपको क्या लगता था उस समय कि सबसे ज्यादा हार्ड क्या है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपको क्या लगता था उस समय? सर उस टाइम सबसे ज्यादा हार्ड मेंस लगता था सर, और आज भी सबसे ज्यादा हार्ड मेंस ही लगता है। यस सर। और आज इसके तो सर प्रीलिम्स भी हार्ड लगता है, मेंस की मैं क्या बात करूं। अभी 2025 का पेपर देख के प्रीलिम्स हार्ड लग रहा है? सर 26 पे तो मैंने दिया ही नहीं 20 था सर। इस बार मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू मेरा सर 4 दिन पहले ही था, इससे फिल्म्स के एग्जाम से पहले। तो ओके। मैंने 1 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं इंटरव्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पहले से क्लियर करूंगा, बाद में मैं सिविल के लिए प्रिपेयर कर लूंगा। 25 का पेपर मैंने दिया था, डिसेंट पेपर था। और काफी मार्जिन पे ही मैं रुका था, उस बारे में तो सर क्या ही बात करें कितने नंबर से रुका था। पर हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस था 25 का पेपर देना। 26 का सर पेपर मैंने देखा तो बहुत ही थोड़ा सा अजीब तरीके से सर पेपर बना हुआ था डेफिनेटली। तो वही है सर, उस पर तो मैं क्या ही बोलूँ। जो भी चीजें चल रही है उस पेपर पे तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है वो पेपर अपने आप में। बहुत सारे एस्पिरेंट ने प्रिपरेशन भी छोड़ दी सर वो देख के। तो ये है सर। मतलब एक अनकंडीशनल ट्रेंड शिफ्ट हो गया। हाँ सर, सर कहा जा सकता है बिल्कुल। जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन है जो एप्टीट्यूड बेस्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेपर को जो जैसा चलता हुआ आ रहा था पहले, उस तरह का वापस से बनाने की यूपीएससी को जरूरत है। क्योंकि इस तरह का पेपर क्या होता है कि सर एप्टीट्यूड और आपका जो कॉम्पिटेंस है वो तो टेस्ट नहीं कर पाता, फिर वो तुक्के का गेम रह जाता है। कि मेहनत चाहे जिसने जितनी भी करी हो, जिसने जाके तुक्के मार लिए और किस्मत से जिसके बैठ गए, वो मेंस लिखने लगे, और जो मेहनती बच्चे थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो सर जो पहले जो ट्रेंड चलता था उसमें ये होता था कि सर तुक्के वाले क्वेश्चंस भी होते थे और उसमें नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी होते थे। तो सर नॉलेज से भी बच्चा कर लेता था और जिसका एप्टीट्यूड है उससे भी बच्चा कर लेता था। तो इस बार तो दोनों ही सर दोनों से ही कहीं ना कहीं ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह के पेपर को तो डिकोड करना एक अलग ही टास्क हो गया है बच्चों के लिए। पर डेफिनेटली पहले पहले के जैसा पेपर वो अच्छा पेपर होता था सर, वो वाकई में एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेता था। भी यूपीएससी के पेपर सिलेक्शन मोड में होते कि वहां पे ऑप्शन होते, आप क्या चेंजेस चाहते हैं जो यूपीएससी को करनी चाहिए आप करते? अरे ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, पता नहीं मैं उस कैपेबिलिटी में हूँ या नहीं हूँ। पर जो एक छोटी सी बात, जो मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, एक पब्लिक ओपिनियन है जो सब लोग जिस बारे में बात करते हैं, पेपर में होना चाहिए कि सर 30 से 35 क्वेश्चन इजी होने चाहिए, 30 से 35 इंटरमीडिएट और 30 से 35 हार्ड होने चाहिए। और हार्ड वाले जैसे जैसे इंटरमीडिएट जो क्वेश्चन भी है, हार्ड भी है, इजी भी है, उनमें उनमें से फिर से पार्टीशन होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन जो कंप्लीट नॉलेज बेस होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो नॉलेज के साथ में आपका थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड जो आपका जो एक डाइवर्स कैसे आप नॉलेज का यूटिलाइज करते हो, वो उस तरह के क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। उससे सर फिर ओवरऑल चीजें टेस्ट हो जाती है कि कोई बच्चा अगर सिर्फ रटता भी है और अच्छे से उसने रटा भी है तब भी वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा। कोई बच्चा जो रटने से ज्यादा समझने पे भरोसा रखता है वो समझ के भी पेपर क्लियर कर लेगा। तो जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें जिसने जिसने जितना अच्छा किया है उस हिसाब से वो पेपर क्लियर कर लेगा। और सर अगर इस तरह का पेपर आएगा तो ये तो बहुत ही बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए, कि मेहनत करी जाए, तुक्के मारे जाए, या क्या किया जाए एट द एंड।
जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स जब दे रहे थे, क्या था? और मतलब इस पूरे फील्ड में कितने फेलियर्स थे यूपी सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो? सर सिविल सर्विस के सर मैंने टोटल मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 23, 24, 25। तो सर इनिशियल जो अटेम्प्ट था वो तो बिल्कुल सीरियस अटेम्प्ट था ही नहीं। मेहनत करके मैंने 2024 और 25 के प्रीलिम्स दिए थे। तो 24 में भी मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया था, पर 25 में मैं काफी एंड एज पे जाके फेल हुआ। तो 2 बार सर मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत करके मैं फेल हुआ इस एग्जाम में। उससे पता चला कि कितनी ज्यादा मेहनत और करनी है अभी। सीएपीएफ का? सर सीएपीएफ का मेरा पहला ही अटेम्प्ट था 2025 में। 2024 में मैं सीएपीएफ का एग्जाम सर इसलिए मैंने फिल नहीं किया था क्योंकि मैंने जो सीएससी का जो फॉर्म डाला था वो मैंने ओबीसी से डाला था, और मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था सीएपीएफ के एग्जाम फॉर्म के टाइम। तो मैंने वो सिर्फ इसलिए जनरल कैटेगरी से नहीं डाला था कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि मैंने एक यूपीएससी का फॉर्म जनरल से डाला है, दूसरा ओबीसी से डाला है। तो इसलिए मैंने 24 में वो फॉर्म फिलअप नहीं किया था, 25 में मैं उस चीज के लिए रेडी था पहले से। तो मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट टाइमली बनवा दिया, तो एक ही सर्टिफिकेट से दोनों काम हो गए थे इस बार। तो फिर फॉर्म फिलअप कर दिया था, और 25 में मेरे ख्याल से 3 अगस्त को पेपर था। तो जो मैं प्रीलिम्स के लिए भी जो जब मैं प्रिपरेशन सर मैं कर रहा था, तो सीएपीएफ को मैं साथ लेके ही चल रहा था। सीएपीएफ के सारे पीवाईक्यूज मैंने लगाए थे। उससे मुझे आइडिया लग गया था कि अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो बाकी का जो मुझे 2 महीने मिलने वाले हैं, जून और जुलाई का, उसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है और सीएपीएफ का पेपर देना है। तो इस तरह से सर वो था। प्रीलिम्स में सबसे हार्ड क्या लगता है? सर प्रीलिम्स में तो सबसे मुश्किल सर करंट अफेयर्स होते हैं मेरे ख्याल से सर, क्योंकि बाकी चीजें आप पढ़ के जा सकते हो, जो स्टेटिक चीजें होती है। करंट एक तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा होता है, और बहुत ही डीपली वो करंट अफेयर्स पूछता है जो कि मैगजीन में मिलते भी नहीं है सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर सबसे मुश्किल गेम है प्रीलिम्स का। जो यूपीएससी के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सीएपीएफ के प्रिपरेशन भी करते हैं। तो यस सर। सर, इंटरनल सिक्योरिटीज के ऑफिसर्स बनने के लिए सीएपीएफ है, तो आपको कब पता चला कि ये सीएपीएफ इंटरनल सिक्योरिटीज के ऑफिसर्स के लिए है, मेरे को भी ट्राई करना चाहिए? सिलेबस का मैचिंग बहुत ज्यादा फैमिलियर है। सर मेरा एक फैमिली फ्रेंड है, तो उसने उसने ही पास्ट में यूपीएससी की तैयारी की है। तो जब मैं करने आया था तो उसने बताया था कि यार साथ के साथ ना एक यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम होता है, वो जरूर देना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है सीएससी का और सीएपीएफ का। तो इसलिए अगर सीएससी अगर तू कर रहा है साथ में, तो सीएपीएफ जरूर साथ में देना, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो पहली बार तो वहां से सर पता चला था। फिर सर ओल्ड राजेंद्र नगर गए तो वहीं पे ही बहुत सारे बच्चे थे जो सिलेक्टेड थे, कुछ ने इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ था। तो उनसे सर फिर इस एग्जाम के बारे में पता चला, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो फिर वहां से वो थोड़ा सा एग्जाम का आइडिया लगा। यस सर। जब प्रिपरेशन कर रहे थे, सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने वाले थे, कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरे से बेसिक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपके परसेंटेज घट क्यों रहे हैं? बात करें कि यस। 10th में, ये माइंड में तो चलता ही है ना स्टूडेंट लाइफ के। यस सर, डेफिनेटली चलता है, पर उस टाइम इंटरव्यू वाला माइंडसेट था नहीं। पर जब इंटरव्यू दिया था तो जरूर मेरे दिमाग में आया था कि ये पूछा जाएगा कि आपका जो एकेडमिक वो है, तो कहीं ना कहीं वो डाउनग्रेड होता जा रहा है, परसेंटेज घटती जा रही है। तो उसके लिए डेफिनेटली जो एक ऑनेस्ट आंसर भी है, और मैंने खुद से प्रिपेयर भी वो किया था कहीं ना कहीं। तो यही था कि सर टाइम के साथ में मैंने एकेडमिक्स के अलावा भी बाकी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो इसलिए वो परसेंटेज कम हुई है। बाकी परसेंटेज एक मेजर भी नहीं करती है मेरा नॉलेज लेवल। तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में परसेंटेज लाना अलग चीज़ है, उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग चीज़ है। उस तरह से मैंने आंसर प्रिपेयर भी किया था, जो कि ऑनेस्ट आंसर भी है। इस पे कोई बैकअप क्वेश्चंस नहीं आए थे उनके? सर ये क्वेश्चन मुझसे मेन इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था। मॉक इंटरव्यूज में ही मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेन इंटरव्यू में सर वो मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन पे ही मेरा चला था, बैकग्राउंड देख करके। और जो कंटेम्प्ररी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब पे मेनली मेरा इंटरव्यू चला था सर। सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज किया था? ऑफलाइन ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज को यूज किया था? ये सर ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो सर जरूर मैं इसका आंसर करूंगा, बहुत और बहुत डिटेयली मैं इसका आंसर करना चाहूंगा सर। यस यस कि सर। हिस्ट्री के लिए सर अरिहंत के नोट्स आते हैं इन रिटर्न।
तो हिस्ट्री के लिए जैसे पूनम दलाल दहिया एक बुक आती है एंशिएंट मेडाइवल के लिए, वो मुझे बहुत बल्कि लगती थी, इसलिए मैंने उसे साइड में रख दिया था, और मुझे नोट्स मिल गए थे अच्छे हरियंत के, जो मेरी मेरी खुद की जो डिमांड थी वो एड्रेस वो कर रहे थे, तो मैंने वो खरीद लिए थे। इवन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी खरीद लिए थे। और साथ में मैंने यूट्यूब का यूज ऐसे किया था कि जैसे आर्ट एंड कल्चर में भरतनाट्यम हमने पढ़ा, तो भरतनाट्यम के मैं वीडियो जाकर के यूट्यूब पे देख लेता था कि यार कैसे डांस होता है, कैसे लोग करते हैं, तो उसके फीचर्स क्या हैं, डांस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यूट्यूब की हेल्प लेके मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट सर जो ज्योग्राफी का है, उसके लिए 11th और 12th की ज्योग्राफी इनफ है, और उसके साथ में आपको कहीं ना कहीं गूगल की हेल्प तो चाहिए, कि एनसीईआरटी में जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उनको आपने गूगल किया, कि जैसे जोर्ड्स होते हैं जो नॉर्वे के वहाँ पे होते हैं कुछ एरियाज में, तो जोर्ड्स की जाकर के रील्स वगैरह देख ली कि जोर्ड्स कैसे होते हैं, एनिमेटेड वीडियोस देख ली कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो यूट्यूब की हेल्प अगेन मैंने ज्योग्राफी के साथ में ली। तीसरा सब्जेक्ट जो है सर ज्योग्राफी हिस्ट्री, एक जो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए सर मेनली मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, और मल्टीपल टाइम पढ़ा है लक्ष्मीकांत, और कोई भी मैंने कुछ नहीं किया लक्ष्मीकांत पे पॉलिटी के अलावा। पॉलिटी के साथ में एक एप्लीकेशन में अपने फोन में रखता था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल्स डिटेल ही आते थे। तो जैसे अपन मनी बिल पढ़ रहे हैं, तो मनी बिल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे में डिटेल से मैं पढ़ लेता था। तो ये मैंने पॉलिटी में किया था। इसके बाद सर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में सर नितिन सिंघानिया की एक तो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, जो कि बहुत बल्कि है, मेरे पास रखी भी थी, मैंने पढ़ी भी थी, पर वो 15 दिन मेरे खराब ही हुए थे उस बुक को पढ़ने में। नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी एक बुक आती है, वो बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी सर। रमेश सिंह वगैरह भी बहुत सारी बुक्स आती है, पर मुझे पर्सनली नितिन सिंघानिया अच्छी लगी थी। तो मैंने वो इकोनॉमी की बुक खरीद ली थी, उसमें बहुत अच्छे से सारी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह एक्सप्लेन किए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये सब भी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो वो मैंने वहां से पढ़ लिया था सर। और एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी सर। तो शंकर आईएएस भी एक अच्छी बुक है डेफिनेटली। आजकल तो पीएमएफ आईएएस भी मार्केट में बहुत चल रही है, दोनों में से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा साइंस टेक जो है सर, साइंस टेक के लिए एक अंडरस्टैंड यूपीएससी एक कोचिंग है, तो उसके नोट्स मैंने पढ़े थे सर साइंस एंड टेक के लिए, जो कि अपडेटेड मेनली करंट अफेयर पे चलता है साइंस एंड टेक। तो मैंने साइंस एंड टेक वहां से कर लिया था। इसके अलावा सर जो करंट अफेयर वाला ही एक पोर्शन जो बचा है, करंट अफेयर के लिए सर क्रॉनिकल एक मैगजीन आती है, जो मेनली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले लोग ही पढ़ते हैं, तो क्रॉनिकल ही मैंने सर पढ़ी थी वहां से। तो उससे करंट अफेयर वाला मेरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया था सर, लेकिन ठीक था सर, क्रॉनिकल मैगजीन काफी हेल्पफुल लगी। पहले मैं विजन भी पढ़ा था, तो विजन भी आप पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है करंट अफेयर्स में। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो परेशान करता है सर बच्चों को इस एग्जाम में, मेनली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो उसके लिए सर सिक्स क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की तो एनसीईआरटी हो गई, उसमें भी 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, वो तो बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन आपको रट देनी है। सेकेंडरी सोर्स जो मैंने प्रीफर किया था सर, स्टडी फंडा एक सीएपीएफ की कोचिंग है, जिनके यूट्यूब चैनल पे रूपाली मैम है, वो खुद सिलेक्टेड है बीएसएफ में, वो असिस्टेंट कमांडेंट है, अभी सिलेक्टेड हो गई है। हाँ सर। या तो रूपाली मैम ने जब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो पीवाईक्यूज की मैराथन और एक सेपरेट सब्जेक्ट की मैराथन उन्होंने चलाई थी, वो मैराथन मैंने देख ली थी, साथ में 9th और 10th की एनसीईआरटी, तो मोर देन एनफ मेरे लिए हो गया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। मैथ्स और रीजनिंग की जहां तक बात है सर, मेरे सिविल सर्विस में सीसेट में भी मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो मैं क्या करता था सर, 2023 से लेकर के 2024-25 तक के सारे सीसेट के पेपर मैंने लगाए हुए थे, तो सर वहां से मेरी मैथ्स और रीजनिंग प्रिपेयर्ड थी, और मैं मैथ्स तो मेरी हमेशा से सर अच्छी भी रही है, तो मैंने कभी मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं। और रीजनिंग भी सर मेनली वही है कि बहुत ज्यादा उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस का गेम होता है। तो अगर किसी और को करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एसएससी सीजीएल के पुराने जो पेपर्स वगैरह हैं, उनकी रीजनिंग वगैरह आप सोल्व कर सकते हैं, वहां से वो काम हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो पेपर उनके सर ये सारे रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो किए हैं। सोर्स जिसको जिसने आपका टाइम वेस्ट किया हो। सर आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक। यस सर, मुझे पता नहीं कितना कंट्रोवर्शियल मैं बोल रहा हूँ, पर सर मेरे सारे दोस्त भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है सर, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें डाटा दिया हुआ है, ना तो मेंस में हेल्पफुल है ना वो प्रीलिम्स में हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो है सर, लेकिन वही बात है ना कि आप 5-6 क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, करंट अफेयर से ही आएंगे, उसके लिए आप बुक पढ़ने जा रहे हो 500 पेजेस की, जैसे पढ़ने में आपके 10 से 15 दिन खराब हो रहे हैं। तो सर मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ो, कहीं से आप छोटे नोट्स ले लो,
आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है सर और सारे अच्छे ही हैं। तो कहीं से भी आपको जो लगे कि हाँ, अच्छे नोट्स हैं, वहाँ से आप पकड़ लो। रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे अच्छा रिसोर्स आपको क्या लगा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करा हो कि मतलब उससे पहले मेरे वो सब्जेक्ट वीक चल रही है बट उसको पढ़ के मेरे मार्क्स बूस्ट सर हुए। इस एग्ज़ाम का तो सबसे अच्छा रिसोर्स लक्ष्मीकांत है सर। उसे जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, क्योंकि जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, उसी से ही आते हैं, उसके बाहर नहीं आते। बहुत सारे कोचिंगों के लोग दावा करते हैं कि नहीं हमारा मटेरियल पढ़ो, लक्ष्मीकांत से ये नहीं आता, वो नहीं आता। पर अगर सिविल सर्विस के प्री में भी अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम 17 से 18 तो लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। और सर 2 से 3 जो आते हैं, वो तो कहीं नहीं मिलते। वो तो फिर अगले साल सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो हमारे सिलेबस से आया, हमारे मटेरियल से आया था। बाकी लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल सबसे हेल्पफुल रिसोर्स है इस एग्जाम में। जैसे आपने राजेंद्र नगर से पढ़ा भी है, ओल्ड राजेंद्र नगर से, आप ऑनलाइन के भी स्टडी मटेरियल तो देखते ही होंगे, आज के टाइम में भी देखते होंगे। क्या यस सर। डिफरेंस है उसके स्टडी मटेरियल में ऑनलाइन या ऑफलाइन में? सर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल हैं। जैसे मैं खुद अपने GS3 में मैंने ऑनलाइन मटेरियल यूज किए हैं, तो वो भी अच्छे हैं सर। और ऑफलाइन में भी बहुत सारी बुक्स वगैरह मिल जाती है, वो भी अच्छी है। जहाँ से आपकी डिमांड एड्रेस हो रही है, आप वहां से पढ़ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो पेपर वन का क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपको डिफिकल्टी लगती थी पेपर वन में? सबसे हार्ड चीज आपको क्या लगता था? सर मुझे ऑब्जेक्टिव पेपर ही सबसे डिफिकल्ट लगता है आज तक की जर्नी में, क्योंकि उसमें हम्म, थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट तुक्का मारना होता है। तो वो मेरा एबिलिटी बहुत कम है कि कैसे तुक्का मारना है। तो इस एग्जाम में भी मैं पेपर वन में 98 ही स्कोर कर पाया हूँ, जैसा कि आपने देखा। और 90 तो कट ऑफ ही गई है, तो 8 मार्क्स ही मेरे ज्यादा हैं कट ऑफ से। तो डिफिकल्टी तो सर यही रहती है कि वो जो 125 क्वेश्चन जो CPF के एग्जाम में आते हैं, एक तो सारे कभी भी ऐसा नहीं होता कि 125 आपको आते हैं। नॉलेज के दम पे आप 40 से 50 कर देते हो, फिर उसके बाद के 40 से 50 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक कम नॉलेज के साथ आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, और लक का फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। तो सिली मिस्टेक्स फिर बहुत ज्यादा होती है सर ऑब्जेक्टिव पेपर में। पेपर वन की तैयारी अगर फिर से करनी हो, आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे सर? सर बेसिक्स को मैं बार बार रिवाइज करना चाहूंगा, ताकि सिली मिस्टेक्स तो ना हो। और पेपर जब मार्क्स टोटल करूं, तो कम से कम मुझे गिल्ट फीलिंग ना आए कि इजी क्वेश्चन था और मैंने गलत कर दिया। तो मैं सर जो स्टैटिक पोर्शन है, उसे तो सर मैं बार बार पढ़ना चाहूंगा। यस सर। और पेपर टू की बात करें, पेपर टू, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पेपर टू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यस सर। सर पेपर टू में ही मैंने अच्छा स्कोर किया है, 94, जो कि अबव एवरेज मार्क्स है इस एग्जाम में। तो पेपर टू के लिए सर जेन्युइनली मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है सर पेपर टू के लिए। और बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की है। जो एक बेसिक चीजें हम कर सकते हैं, उन्हीं चीजों का मैंने इम्प्लीमेंटेशन अच्छा किया है। कि जैसे सर हम बात करें ऐसे की, तो सर ऐसे 400 वर्ड्स के चार ऐसे आते हैं। 300 से 400 वर्ड्स के ऐसे ऐसे होता है, चार पूछता है। तो मैंने उस पर सर PYQs पर सबसे पहले मैं गया, और मैंने ये चीज रियलाइज करी कि हर साल एक कुछ स्पेसिफिक थीम्स है, उन्हीं के अराउंड ऐसे पूछता है CAPF में। जैसे एक तो वुमन हो गया, तो वुमन के इर्द गिर्द वो एक ऐसे हर साल आता है। जैसे इस साल आया था जेंडर जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो मैंने क्या किया सर कि जो वुमन जैसा है, तो वुमन टॉपिक को मैंने जितना डाटा में उठा सकता था उसके इन एंड अराउंड, वो डाटा मैंने उठा लिया। दूसरी चीज सर, मैंने ऐसे का स्ट्रक्चर सीख लिया कि मुझे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बीच में आर्ग्यूमेंट्स मुझे कैसे जनरेट करनी है, बीच में काउंटर आर्ग्यूमेंट मुझे कैसे देना है, और कंक्लूजन मुझे कैसे लिखना है। वो स्ट्रक्चर मैंने सीखा, उसमें मैंने वो डाटा डालना सीख लिया। अब वुमन के साथ में कोई भी ऐसे आता था, तो मेरे पास स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन थे, मैं वो इंट्रोडक्शन लिखता था। मेरे रटे हुए कंक्लूजन थे, मैं वो कंक्लूजन वहां लिख देता था। मेन बॉडी में जो स्पेसिफिक डिमांड थी वो एड्रेस कर देता था, कुछ कॉमन पॉइंट थे वो मैं एड्रेस कर देता था। डाटा मेरा रटा हुआ था, जो डाटा मैं जहां से उठा के वहां डाल सकता था, वो डाटा मैं वहां पे डाल देता था। ऐसे के लिए मैंने यही काम किया है, या बस आप स्ट्रक्चर सीखो, और लिमिटेड जो भी इंट्रोडक्शन है 3-4 तरह के, वो आप सीख लो, 3-4 तरह के कंक्लूजन आप सीख लो। और मेन बॉडी में आर्गुमेंट कैसे जनरेट करनी है वो सीख लो। और एग्जाम्पल्स आप उठाने, रियल लाइफ से उठाने, न्यूज़पेपर से उठाने, बुक्स से उठाने, मूवीज से उठाने, जहां से भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, नॉलेज मिलती है, वो आप उठा के वहां पे रख दो।
ऐसे के लिए मैंने ये फॉलो किया था सर। इसके बाद आता है सर आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग में सर थोड़ा-सा एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रिपरेशन के साथ में हो जाती है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। साथ में आर्गुमेंट्स देनी है, अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स देनी है। उसका सर मैंने स्ट्रक्चर सीख लिया था कि वही इंट्रो लिखना है 1-2 लाइन में, 1-2 लाइन में कंक्लूजन लिखना है, बीच में 5 आर्गुमेंट फॉर के नीचे 5 पॉइंट लिखने हैं और आर्गुमेंट अगेंस्ट के नीचे 5 पॉइंट लिखने हैं। और आर्गुमेंट्स मेनली करंट अफेयर पे ही रिलाई करती है सर। जैसे 2020 में फार्म लॉज पे पूछ लिया, बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछ लिया, इस बार वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह बहुत न्यूज़ में रहता था, तो उस पे कुछ पूछ लिया। तो जो करंट की चीज़ें हैं, और मैंने उसपे बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था सर, क्योंकि करंट में भी इतनी सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, पता नहीं कौन सी पूछ लेगा। तो मैंने वो एक एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया था कि कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, 5 मुझे उसके फेवर में सोच के लिखनी है, 5 अगेंस्ट में सोच के लिखनी है। साथ में उस आर्गुमेंट को कोई भी एग्जाम्पल देके, फैक्ट देके या कोई भी डाटा वगैरह देकर मुझे उसे कंसोलिडेट करना है। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीख ली थी सर। और इसके लिए मल्टीपल टाइम मैंने तो सर पीवाईक्यू ही लगाए थे पेपर 2 में। पेपर 1 में भी मैंने पीवाईक्यू पे रिलाई किया है पूरा, और पेपर 2 में तो किया ही पीवाईक्यू पे है। कि ऐसे भी मैंने जितने पीवाईक्यू थे, सबके मॉडल एसेस मैं रट करके चला गया था सर। कि अब इसी के बेस्ड कोई अलग ऐसे आएँगे तो मैं वहीं से उठा के चीज़ें पटक दूँगा। आर्गुमेंट सर मैं सारी पुरानी रट के चला गया था डाटा वगैरह कि अगर वहाँ से कुछ हेल्पफुल मिल गया तो मैं यहाँ उठा के डाल दूँगा। तो और स्ट्रक्चर सर मैंने सीख लिया था। और थोड़ा-सा सर वो एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है सोचने का, वो मेरा डेवलप हो गया था प्रैक्टिस करने से ही। फिर एक सर रिपोर्ट राइटिंग आती है जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। रिपोर्ट का भी सर मैंने सेम स्ट्रक्चर सीख लिया था कि रिपोर्ट का एक्चुअल उद्देश्य क्या होता है, किस तरह से रिपोर्ट का ओरिएंटेशन किस साइड में होता है, और रिपोर्ट भी मेनली करंट अफेयर पे बेस्ड होती है। तो वहीं से सर मैंने चैट जीपीटी पे मैं रिपोर्ट डालता था, मॉडल रिपोर्ट पढ़ता था, उससे मेरा दिमाग सर उस डायरेक्शन में चला जाता था कि कैसे लिखना है। तो रिपोर्ट की प्रिपरेशन सर मैंने ऐसे करी थी। इसके बाद पैसेज आता है सर, वो तो ईज़ी होता है, कोई भी कर लेता है। प्रेसी का भी सर मैंने सीख लिया था कि एक पैराग्राफ आएगा, उसे सिंपल भाषा में समझना है और सिंपल भाषा में छोटा कर करके लिख देना है। तो इस बार तो प्रेसी सर बहुत टफ आया था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये वाला। पिछली बार सर प्रेसी इतना टफ नहीं आया था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी प्रेसी में। और सर जो इंग्लिश ग्रामर आती है, वो टोटली पीवाईक्यू पे बेस्ड आती है। जो पहले पूछता आया है, सेम चीज़ें वो पूछता है। कुछ भी नया नहीं पूछता है। बस जो टर्म्स जो उनके मीनिंग्स वगैरह पूछता है, वो नए-नए आते रहते हैं सर। तो उनमें से आधे तो आपको आते हैं, आधे नहीं भी आते, तो सर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते सर। जितना आपको आता है उतना ही आप कर पाएँगे वहाँ पे। तो सर उस माइंडसेट के साथ मैंने ग्रामर की थी। तो ग्रामर में 25 में से शायद मेरे 18 सही सही थे, जो कि मैं टोटल कर सकता था। और बाकी सर एक स्पीड का सर गेम होता है जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी। जैसे कि मैंने 10 मिनट पहले वो पेपर 2 कंप्लीट कर दिया था। तो खाली टाइम में मैंने अंडरलाइनिंग्स भी कर दी थी जो अपने कीवर्ड्स थे उनके नीचे। तो एक स्पीड वहाँ पर सर होनी चाहिए एक चीज़। तो सर ये मेरी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी थी कि मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया, पीवाईक्यूज़ का यूज़ किया। तो चैट जीपीटी से मैं मॉडल आंसर बनवा लेता था पीवाईक्यूज़ के, उन्हें मैं रट देता था कि अब इन्हें उठा के मैं एग्ज़ाम में डाल दूँगा यहाँ से डाटा उठा के। सर ये मेरी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी थी। प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते थे, जैसे देखा कि वहाँ पे आपने महिलाओं के ऊपर पढ़ लिया कि वो सब पूछा जा रहा है, और बहुत सारे टॉपिक्स आपने ऐसे बताए कि आपने उसको डाटा को पहले से ही अच्छे से रिकवर कर लिया, पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया, एक करना हुआ, एक हुआ कि हम यस सर। एनालिसिस करके कर रहे हैं। यस सर। और सर आप जब मल्टीपल टाइम करते हैं तो अपने आप ये चीजें आपके दिमाग में आने लगती है कि हर बार एक ऐसे डिफेंस ओरिएंटेड पूछ रहा है, हर बार एक ये टेक्नोलॉजी पे पूछ रहा है, हर बार एक ये वुमन पे पूछ रहा है। तो अपने आप जब मल्टीपल टाइम आप जब पीवाईक्यूज को गो थ्रू करते हो ना सर, तो अपने आप वो आपके दिमाग में आने लगता है कि अब क्या करना है। तो वहाँ पे फिर बेनिफिट मिल जाता है कि हमें पता है। डेफिनेटली सर। और सर फिर जब बात करें टाइम बाउंडेशन की, तो वो कैसे आपने मैनेज किया था टाइम बाउंडेशन को लेके? पेपर 2 में सर हाँ, पेपर 2 में ही मेनली उसी में प्रॉब्लम होती है मेनली बच्चों उसी में में। प्रॉब्लम होती है सर। सर इसके लिए मैंने स्पेसिफिक, अभी तो मुझे याद नहीं है, मैंने स्पेसिफिक टाइम बनाया था सर कि इतने टाइम में मुझे ऐसे कंप्लीट करने हैं। और इतने टाइम में मुझे दोनों आर्गुमेंट लिख के खत्म करनी है। इतने टाइम जब जब इतना बच करके इतने मिनट हो जाएंगे तब तक अपनी रिपोर्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसलिए लास्ट में टाइम अपने को ग्रामर के लिए इतना टाइम चाहिए, उतना बच जाना चाहिए। तो सर एग्जाम में तो प्रेशर इतना था कि मैं 3-3 4-4 मिनट जल्दी कर ले रहा था सारी चीजें। जितना मैं टाइम बना के गया था उससे मैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट में जल्दी कर दे रहा था।
तो लास्ट में मैं सर बता रहा हूँ कि 10 मिनट पहले ही मैं पेपर कंप्लीट कर दिया था, और मेरे साथ के बच्चे थे उनका पेपर तो छूट ही गया था सर। किसी की ग्रामर छूट गई, कोई ऐसे लिखना भूल गया, तो इस तरह की चीज थी सर। तो आप मल्टीपल टाइम आप जब टेस्ट देंगे पीवाईक्यूज का, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इतने इतने टाइम में कंप्लीट होते चले जाना चाहिए, तो पेपर सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप लाइब्रेरी में अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ के जब मेहनत करेंगे, तब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उससे फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम हॉल में। जैसे मतलब आपने बताया कि लाइब्रेरी में स्ट्रेटजीज बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, बट जैसे ऐसे हो गया, ये जितने भी टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, उससे पहले जितने भी ये लिखने वाले टॉपिक्स है, इसमें तो ऐसे भी टॉपिक आ सकते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज कम हो या ना हो नॉलेज। उस कंडीशन में क्या करें? जैसे मॉक में हुआ हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में आपको पता हो उस टॉपिक्स के बारे में, मॉक में बहुत टाइम हुआ हो कि इस टॉपिक के बारे में मेरे को नहीं पता, कैसे करें उसको फिर? जिनके बारे में नॉलेज नहीं है उन क्वेश्चंस को। कम नॉलेज है या फिर नहीं है? सर देखिए, किसी भी एग्जाम में ये चीज होती है कि हम जो पढ़ के जाते हैं 100% तो नहीं आता है। तो सर आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ता है कि अगर जो चीज आती है तो एट द पॉइंट, एट दैट टाइम हमें सोचना है और उन चीजों के बारे में लिखना है। ये कहीं ना कहीं सर लाइफ में हमने वो चीजें देखी है। अगर डिफेंस में मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं चीजें पता होती है कि यार इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर कम है रिलेटिवली बाकी कंट्रीज से, है ना। और डिफेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ड्रोन्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो सर बेसिक नॉलेज तो कहीं ना कहीं से हम निकाल लाते हैं, क्योंकि बहुत तो रैंडम चीजें भी नहीं पूछता है कि रॉकेट साइंस पूछ देगा। तो सर वही जो आपकी बेसिक नॉलेज है, उसी को आपको यूटिलाइजेशन करना है कि हाँ, बचपन में कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहे थे तो वहां कोई चीज देखी थी उससे रिलेटेड, किसी मूवी में किसी हीरो ने उसके बारे में कोई बात बोली थी, कोई आपने रैंडम बुक पढ़ी थी, रैंडम यूट्यूब वीडियो देखी थी, वहां ये चीज डिस्कस हुई थी, वहां से वो चीजें आपको उठा के लानी है। और सर ये प्रैक्टिस से होता है कि आप जब टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, तो जो आपने पीवाईक्यू का पेपर लगाया, कोई था ऐसा कोई टॉपिक जिसपे ऐसे था और आपको कोई नॉलेज नहीं थी, तो आपको उस पे ऐसे लिखना है। उस टाइम जो आप सोच सोच के लिख रहे हो, उससे सर वो एक दिमाग उस तरह से डेवलप हो जाता है कि हम कैसे नॉलेज को डाइवर्स जगह से निकाल करके ला सकते हैं और पेपर पे उतार सकते हैं। और यस सर। फिर इंटरव्यू राउंड का क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू राउंड की बात करें, किस टॉपिक्स पे ज्यादा चर्चा हुआ, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको अनएक्सपेक्टेड था? यस सर। सर इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू देना तो वाकई में एक सर प्राउड की बात भी होती है, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं। डेफिनेटली सिविल सर्विस में तो है ही सर, सीएपीएफ में ही बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक, कुछ फिजिकल फेल हो जाते हैं, कुछ रिटर्न में ही फेल हो जाते हैं। तो एक अच्छा फील उस दिन जरूर होता है कि हाँ चलो यार, जीवन में कुछ किया है तो यहाँ पे आने का मौका मिला है। तो वो वाकई एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे जो लोग बैठते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही एलिट टाइप के लोग होते हैं सर, तो उनसे बातचीत करना भी एक अच्छा अनुभव होता है। और सर जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू मेनली मेरा जो चला था सर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो करंट में जो चीजें थी, ईरान में वॉर था, पैलेस्टाइन में इशू था, बलोचिस्तान में जो इश्यूज थे, ग्रीनलैंड में उस टाइम पे इशू चल रहा था, मेजरली मेरा सर आईआर पे ही चला था। अनएक्सपेक्टेड चीजें सर ऐसे थी जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स में मुझसे पूछ लिया था, तो जो कि मेरा प्रिपेयर्ड था सर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स में मुझसे क्वेश्चन आएगा। अब मेरी हॉबी ट्रेवलिंग थी, उन्होंने माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया ट्रेवलिंग से, तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि ट्रेवलिंग से लोग माइग्रेशन पे चले जाएंगे। तो इस तरह की सर दो तीन चीजें थी। रिन्यूएबल एनर्जी पे मुझसे डिस्कस हुआ, तो वो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि ठीक है, मेरा बैकग्राउंड साइंस में है, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है, तब भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी पे लोग आ जाएंगे। अर्बन एरियाज में उन्होंने इश्यूज पे मुझसे पूछा है, जबकि मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आता हूँ, इसलिए उन्होंने अर्बन एरियाज पे डिस्कशन चला। क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन चला। ग्रीनलैंड से वो लोग सीधा आर्कटिक, और आर्कटिक से सीधा वो लोग क्लाइमेट चेंज पे चले गए। तो अनएक्सपेक्टेड तो सर इंटरव्यू होता है बस, लेकिन वही है कि आपको वहाँ पे कैसे प्रेशर के साथ डील करना है, वही एक टेस्ट भी है उस पर्सनैलिटी टेस्ट का। यस सर। और मेन इंटरव्यू से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए थे, कहाँ कहाँ के मॉक टेस्ट दिए थे? सर मॉक मैंने इंटरव्यू। तो बहुत ही सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, जहां जहां मैं दे सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि यार मुझे जितना कर लेना है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कम से कम सर ऑनलाइन ही मैंने 3 से 4 दे दिए थे, और ऑफलाइन मैंने 5 दिए थे। उसमें जो संकल्प जो है सर, संकल्प का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे एक इंटरव्यू और देना है यहाँ पे, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे।
तो उन्होंने एक इंटरव्यू फिर मेरी रिक्वेस्ट पे और अरेंज किया, तो 2 तो मैंने सर संकल्प में ही दे दिए थे। 3-4 मैंने अलग जगह दे दिए थे और 3-4 मैंने ऑनलाइन दे दिए थे। तो ऐसा करके 8 से 9 तो मॉक इंटरव्यूज़ हो गए थे। फिर मेरे सर कुछ दोस्त थे, जिन्होंने सिविल सर्विस के इंटरव्यू दिए हुए थे, सीएपीएफ के भी इंटरव्यू दिए हुए थे। वो लोग साथ में रूम में बैठते थे, ऐसे 3-4 कुर्सी लगा के और मेरा इंटरव्यू लिया करते थे सर डेली। तो उसका भी सर बहुत फ़ायदा मिला। तो वो भी कम से कम हमने 10 से 15 सेशन उस तरह के किए हैं, जहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं और 2-2 घंटे हमने डिस्कस किए चीज़ें। मॉक इंटरव्यू का फायदा रियली में होता है और क्या क्वेश्चंस रिपीट करते हैं? सर क्वेश्चंस तो मुझे जहाँ तक लगता है रिपीट नहीं हो पाते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से मेन इंटरव्यू पैनल पूछता है, मॉक इंटरव्यू में उस तरह से नहीं पूछा जाता सर। बस मॉक इंटरव्यूज ये हेल्प करते हैं कि आपकी छोटी-छोटी चीज़ें वो लोग ठीक कर देते हैं। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। और एक सर थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि 5 से 6 बार आप जब पैनल के आगे बैठ करके जाके आ जाते हो, तो फिर कहीं न कहीं मेन इंटरव्यू में हेल्प मिलती है कि हाँ, चलो ठीक है, वो कुछ नया नहीं है। वो आदत एक हो चुकी है कि हाँ, हर 2-3 दिन में जाके इंटरव्यू देना है, तो उसी फ्लो में आप इंटरव्यू दे के आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस में एक सर थोड़ी-सी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन तो सर किस्मत से ही कोई रिपीट होता होगा, वरना वो लोग तो कुछ जो भी पूछते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट क्वेश्चंस होते हैं सर। हम तो सोच भी नहीं पाते सर उस तरीके से। सबसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मतलब कभी नहीं सोच सकते थे कि ये पूछेंगे, या फिर मतलब बहुत बोले तो बेकार क्वेश्चन आपके लिए? सर बताता हूँ सर एक क्वेश्चन। जैसे ही मैं सर गया, संजय वर्मा सर का सर मेरा बोर्ड था। तो सर जो हॉबीज जहाँ पे मेंशन होती है, तो मैंने लिखा हुआ था ट्रेवलिंग एंड वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, और सर मैंने एटसेट्रा लगाया हुआ था हॉबीज के आगे। तो सर ने जाते बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये था कि एटसेट्रा यहाँ पे क्यों लगाया है। तो फिर मैं घबरा गया कि मैं क्या, यार अब क्या बोलूं मैं। तो मैंने बोला सर और भी हॉबीज है, फॉलो करता हूँ। कौन सी हॉबीज है? तो मैंने बोला सर मैं मूवीज देखता हूँ। कि अच्छा मूवीज देखते हो, तो टेल मी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अभी मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था सर कि इंडियन सिनेमा पे इन्होंने पूछ लिया, जो कि मेंशन ही नहीं है कहीं पे। तो वो एक सबसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, उसका मैंने जैसे तैसे आंसर किया, सॉरी सर बोला और फिर मैं आगे निकला। आपके हिसाब से इंटरव्यू क्या जज करता है? मतलब इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू आपको क्या जज करता है आपके अंदर? सर देखिए, लोग बोलते हैं कि सर नॉलेज का गेम नहीं है, पर सर देखो नॉलेज तो जरूरी है, क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास में नहीं है तो पर्सनैलिटी भी टेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप आंसर ही नहीं करोगे किसी क्वेश्चन का। तो नॉलेज तो आपको सर होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सारी चीजों की। एटलीस्ट जो चीजें करंट में न्यूज में है, खुद से रिलेटेड चीजें हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज सर पर्सनैलिटी का वाकई में टेस्ट होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। किसी भी आंसर को आप देते हैं, तो कोई भी आप जो स्टैंड लेते हैं, उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, क्या रीजंस आप देते हैं। तो ओवरऑल सर एक ये पर्सनैलिटी का डेफिनेटली टेस्ट होता है, किस तरह से आप बातचीत करते हैं रिस्पेक्ट देने में। तो डेफिनेटली एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है सर। बाकी एक्चुअल उस इंटरव्यू की क्या डिमांड है सर, वो तो मैं आज तक डिकोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि लोग आते हैं इंटरव्यू देख करके, बाहर मार्क्स अपने प्रेडिक्ट करते हैं कितने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, उससे पॉजिटिव होता है। मैं खुद भी 114-15 नंबर प्रेडिक्ट कर रहा था कि इंटरव्यू में आ जाएंगे, मुझे 103 ही मिला। कई सारे दोस्त थे, उन्होंने एक मॉक भी नहीं दिया, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, सीधा वो लोग इंटरव्यू में चले गए। उनको 115, 116, 120 भी मिला एक दोस्त को, इसने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। तो इंटरव्यू की सर क्या डिमांड है, तो जानना बहुत ही मुश्किल काम है। यस सर। फिर बात करें कि रैंक के ऊपर बात करें, तो क्या एक्सपेक्टेड था रैंक 149, और क्या चेंजेस हुए इस रिजल्ट ने आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस लाए हैं? सर पहली चीज तो रैंक तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी सर। मैं तो उम्मीद कर रहा था सर कि लास्ट सीट भी मुझे मिल जाए ओबीसी की, तो मैं उसमें भी खुश हूँ कि जैसे तैसे एक जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पेपर में मैंने खुद को दे चुका था। फिजिकल के लिए तैयारी, मेडिकल के लिए वेट लॉस करना, 15 किलो मैंने वेट लॉस किया था। इंटरव्यू के लिए मैंने 1 से 1.5 महीना 2 महीना घिस करके तैयारी करी थी। तो वही था सर कि लास्ट रैंक बस आ जाए, और जिस तरह से मार्क्स में अपना प्रेडिक्ट कर पा रहा था। तो पिछले साल जैसे ही कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी अभी से, 308 मेरे ख्याल से ओबीसी की कट ऑफ थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 308 310 तो आ ही जाएंगे, तो लास्ट सीट मिल जाएगी। और फिर जैसे ही सर रिजल्ट आया 149, तो मेरे को सर लग रहा था कि फेक पीडीएफ है, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने 4-5 बार वो वेरीफाई किया कि हाँ नहीं नहीं रियल पीडीएफ है, मेरा ही नाम है। तो वाकई में सर रिजल्ट के बाद लाइफ चेंज हुई। तो घर वाले जहाँ परेशान रहा करते थे कि बहुत टाइम हो गया, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लोग ऑफ कोर्स हैं।
रिश्तेदार वगैरह सर जो ताने मारा करते थे, तो वो भी अब शांत हो गए हैं, वो भी अब कांग्रेचुलेशंस के लिए कॉल करते हैं। और यार दोस्तों का एटीट्यूड तो सर सेम ही रहा है, उनके लिए तो मैं हमेशा सर ऑफिसर बनूं या जो भी रहूं, उनके लिए तो मैं उनका दोस्त रहा हूं, तो आज भी वो लोग तो सेमली मुझसे बात करते हैं। तो वहाँ तो कोई चेंज नहीं है। बाकी अपने में जब अपने मोहल्ले में देखता हूँ, तो सर पहले ये होता था कि मैं डरता था लोगों से बात करने में, कि कोई कुछ पूछ लेगा कि तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, इतने साल से बाहर पढ़ रहा है, 10 साल हो गए। तो अब वो चीज नहीं लगती सर, अब बाहर जाता हूँ तो मैं खुद आगे से लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ कि हाँ नौकरी आ गई, अच्छा है। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी बहुत रिलैक्स हुआ हूँ सर, क्योंकि मेरे पे भी एक प्रेशर था, क्योंकि 26 साल की एज में मैंने एग्जाम दिया था और 27 का मैं इस साल हो गया। तो इस एज में लगता है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कहीं ना कहीं। तो वो वाली एक प्रॉब्लम अब सोल्व हो गई है। तो कहीं ना कहीं सर मैं रिलैक्स फील करता हूँ रिजल्ट के बाद से, और कॉन्फिडेंस भी मेरे में आ गया है कि हाँ अब सिविल सर्विस भी क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि एक बैक टू बैक एग्जाम फेलर के बहुत बाद में कुछ सर चेंजेस सेल्फ कर स्टीम भी देता लो हो जाती है, जो कि अब थोड़ी सी अप हुई है। यस सर। है, एक बहुत कुछ चेंज कर देता है लाइफ में एक एग्जाम को निकलना। जैसा आपने बताया कि आपका फर्स्ट एग्जाम था यस कॉम्पिटिटिव सर। जो क्रैक किया, इसके लिए बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्स में फेलियर्स मिले थे? एक आईआईटी एनडीए दिया था, मतलब कौन कौन से एग्जाम, एसएससी वगैरह सर के एग्जाम होते हैं? आईआईटी का एग्जाम दिया था और सिविल सर्विस का दिया था, और किसी एग्जाम के लिए कभी सर अप्लाई ही नहीं किया था। वो दिमाग में था कि सिर्फ सिविल सर्विस करना है या सीएपीएफ करना है, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। तो लोग आते थे बताते थे कि यार ये फॉर्म डाल दे, इसमें भी अच्छा करियर है, ये है वो है। पर सर मन नहीं मानता था, तो मेरा था कि उस जिद पे मैं अड़ा हुआ था कि नहीं नहीं पेपर तो मैं यही निकालूंगा। तो इसलिए सर मैंने और कोई एग्जाम दिए ही नहीं, वरना हो सकता है वहां मैं फेल हो जाता वहां पे भी। तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये है सर। और फिर ये टॉप एग्जाम्स को क्रैक करना, यूपीएससी सीएपीएफ, ये एक्सपीरियंस, क्या चेंजेस देखते हैं अपने टीचर्स के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर और खुद में क्या चेंजेस लगे अब जो एनालिसिस करते हैं आप? सर खुद में एक यही है कि एक जिम्मेदारी सी आ गई है सर अब, क्योंकि जैसा कि वो एक कोट हम पढ़ते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ यार अपने को ये मौका मिला है, तो 100% अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ में अपने को 100% इस देश के लिए देना है। और परिवार वालों में सर यही चेंज है कि परिवार वाले अब खुश रहते हैं, पहले भी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि चलो ये कुछ ना कुछ करेगा, मेहनत तो ये करता ही है, उन्होंने देखा है। तो उनमें बस पॉजिटिव चेंज ही आया है कि अब ये लोग थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहने लगे हैं। पहले कहीं ना कहीं मैं देखता था कि इनके चेहरे पे एक तनाव नजर आता था, तो वो नजर नहीं आता है। और सर जो टीचर्स वगैरह थे सर वो भी काफी खुश हैं। मैं अपने 2-3 टीचर से मिला जो स्कूल में उन्होंने जब मुझे पढ़ाया था, तो उन लोगों ने देखा सर इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे मेरी पोस्ट वगैरह कि हाँ ये सेलेक्ट हो गया है। वो लोग भी काफी खुश हुए कि यार बहुत अच्छा लगा, हमने देखा ये है वो है कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का आज आगे ऑफिसर बन रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें भी अच्छा लगता है सर, और आसपास के लोग भी मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो सर उस तरह का मैं चेंज देख रहा हूँ। पहले ऑफिसर हैं, फैमिली के पहले ऑफिसर। फैमिली का पहला ऑफिसर हूँ सर डेफिनेटली। सर तो इस जर्नी में अगर आपको सबसे बड़ी अपनी मिस्टेक बतानी हो जो आपने की है, चाहे आईआईटीज की बात करें या यहाँ पे बात करें, जो बिगेस्ट मिस्टेक की है, क्योंकि आज सक्सेस, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं होते लोग मिस्टेक्स नहीं बताते हैं, बट आज सक्सेस यस है, आप मिस्टेक्स भी आप नहीं बता सकते हैं। सर कहीं ना कहीं मिस्टेक ये रही है सर कि स्ट्रेटेजी सर अच्छे से नहीं बनाई, स्टडीज की प्लानिंग मैंने अच्छे से नहीं करी। वरना हो सकता है सर 1 से 2 साल पहले सफलता मिल जाती। तो सर कहीं ना कहीं प्लानिंग में एक कमी रही है कि किस तरह से सिलेबस को किस टाइम में कंप्लीट करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी, इस तरह की चीजें सर रही है। तो उस वजह से सर अगर प्लान्ड स्टडी ना हो तो फिर टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा आपको लग जाता है। ये है सर, ये एक कमी रही है। और इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपके लिए क्या थी? सर इस जर्नी में जो डिस्ट्रैक्शन सर रहे हैं, सर मेरे खाने पीने की आदत रही है सर, कि मैं हर 1.5-2 घंटे पढ़ता हूँ तो फिर मेरा चाय पीने का मन होने लगता है, कुछ खाने का मन लगता है। तो मेरे लिए तो सर वही एक डिस्ट्रैक्शन रहा है। बाकी ऐसा कोई मेजर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है सर। के टाइम में जैसे बीच में हमने बात की थी कि ऑनलाइन के कारण बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बहुत हो चुके हैं, तो यस सर। कैसे जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहा है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बेस्ट रिसोर्सेज को कैसे निकाले? यूट्यूब पे ही बात करें,
एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही उसके 100 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए वगैरह। सर इस पे मुझे लगता है कि सर मल्टीपल फिर आप टॉपर से इंटरेक्ट करो या मल्टीपल टीचर्स की वीडियोस देखो, तो जहां से जो जो चीजें आपको ओवरलैपिंग लग रही है वहां से वो उठा लीजिए। क्योंकि अगर एक ही टॉपर को आप देखते हैं तो कई बार टॉपर तो पेड प्रमोशंस भी कर रहे होते हैं, या तो आप एक्चुअल में आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप 3 से 4 टॉपर्स को देख लीजिए, उनकी जो जो चीजें ओवरलैप कर रही है वो आप कर लीजिए। और जो बुक लिस्ट मैंने सर बताई है वो तो बिल्कुल कोई उसमें एग्जैजरेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, जो जो मैंने पढ़ा है मैंने बताया है। नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी की मैंने तारीफ भी करी है सर, उन्हीं की आर्ट एंड कल्चर बुक को मैंने बोला भी है कि वो नहीं पढ़ना है, तो सर इस तरह की चीजें हैं। जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो बुक वाला पोर्शन था उसको आप अच्छे से देख सकते हो, स्पेशली उसको नोट भी बना सकते हो कि जो सर ने बताया कि कौन से बुक्स को फॉलो किया, क्योंकि इस पूरे वीडियोस में कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई बुक की प्रमोशन नहीं है या फिर किसी भी कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, जो रियलिस्टिक है, जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है, एकदम हमने उसी के ऊपर बात की है। और जी सर बिल्कुल। बात करें कि उनको क्या आप अपनी तरफ से इस पूरे वीडियोस की गाइड करना चाहेंगे, जो अभी लाइफ में फेलियर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे या फिर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सर अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने की कोई सोच रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि देखो यार फेलर्स भी आएंगे, लो फेज भी आएंगे, आपका काम है कि आपको अपना काम ईमानदारी से करना है और आपको रुकना नहीं है। और जो लोग फेल भी हो रहे हैं बार बार, उनको भी मैं यही कहूंगा कि देखो यार रुकना नहीं है, इस प्रिपरेशन में फेलर्स तो आते हैं, और जहां आपको लगे कि चलो ठीक है यहाँ पे मेरी जर्नी एंड होती है, मैं अपना 100% पुट कर चुका हूँ, अब मैं कुछ और करूंगा, तो डेफिनेटली आप अपना कुछ और कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज सर और जो मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, हार नहीं मानना भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं सर पूरे अटेम्प्ट देते हैं तब भी सक्सेस नहीं मिलती है कहीं ना कहीं, लेकिन सर बात यह है कि एट द एंड आपको ये महसूस ना हो कि आपने कहीं कोई कमी रख दी, आपको गिल्ट ना रहे, इसलिए आप अपना 100% पुट करिए, एक अटेम्प्ट दीजिए, 2 अटेम्प्ट दीजिए, आपको लगता है कि 6 अटेम्प्ट देने की जरूरत है, आप 6 अटेम्प्ट दीजिए, तो बस आपको गिल्ट फीलिंग में नहीं रहना है। जहां तक सक्सेस की बात है सर वो तो किस्मत से ही मिलती है मोस्टली, क्योंकि मैंने देखा है अपने खुद दोस्तों को जो मुझसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सर सक्सेस के तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हमारे हाथ में सर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना और अपना 100% पुट करना है जो हम कर सकते हैं। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यस सर एग्जैक्टली। और सर इसको वाइंड अप करने से पहले एक जो क्वेश्चन हमारी तरफ से होगा कि अगर आपको चूज करना पड़े फिर से कि आईआईटीज में जाएं या फिर यूपीएससी सीएपीएफ की जॉब पाए, आप क्या चूज करते हैं? सर मैं तो यूपीएससी सीएपीएफ की जॉब को एनी डे आईआईटी से ऊपर ही प्रीफर करूंगा अब। क्यों, क्या डेफिनेटली रीजन सर। है आपके लिए, क्या सर रीजन है इसका? सर डेफिनेटली आईआईटीज में जाके भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, रिसर्च करते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट बनते हैं, पर टाइम के साथ मैंने जो खुद को डिस्कवर किया है सर, मेरा जो पैशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो मेरा जो करने का मन करता है वो ज्यादा अलाइन करता है सीएपीएफ के साथ में, जहाँ मैं खुद को फिजिकली फिट रखने का शौकीन हूँ, ट्रेवलिंग करने का शौकीन हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तो सर्विस में मुझे मौका मिलेगा कि मैं बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए भी मैं बहुत अच्छा काम कर सकूं। और जैसा कि सीएपीएफ में एक इश्यू आता है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का, सीआरपीएफ में जैसे सुसाइड केसेस बहुत बहुत सारे आते हैं, तो क्योंकि लोग फैमिली से दूर रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो सर वहां मेरा मन करता है कि जिस भी कंपनी का मैं कमांडर बनूंगा, 120 140 कांस्टेबल जो मेरे अंडर रहेंगे, एसआई मेरे अंडर रहेंगे, इंस्पेक्टर रहेंगे, उनके लिए भी मैं काम कर सकूं सर, एक फैमिली बना करके उनको साथ में आकर के आगे लेकर के मैं चलूं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करूं, तो डेफिनेटली सर मुझे ये ज्यादा अच्छा लगने लगा है। बाकी जो बच्चे आईआईटी भी कर रहे हैं डेफिनेटली वो देश के लिए कंट्रीब्यूट तो सर करते ही हैं। और सर अब इसको वाइंड अप करते हैं उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, जस्ट फ्रेंड वेट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी में देखा जाए सबसे बड़ी चीज रही कि आपने बहुत ज्यादा पेशेंस किया। यस एक सर। एस्पिरेंट लाइफ में पेशेंट कैसे करे, पेशेंस कैसे रखे जब फेलियर्स आ रहे हो, जब आईआईटीज फेल हुआ, यूपीएससी में फेल हुए, फिर यहाँ पे भी बहुत सारा जो मतलब फेलियर का वो रहा कि फेल हो रहे हैं, फिर रिलेटिव्स के ताने भी होंगे, परसेंटेज भी लो हो रही है। यस सर। सर इस जर्नी की है सर सेल्फ बिलीफ,
अगर आपको खुद पे बिलीफ है कि आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो पेशेंस तो आ जाता है। और सर सेल्फ बिलीफ का जो फाउंडेशन है वो हार्ड वर्क है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आप किसी ना किसी दिन कर लोगे। और सर हार्ड वर्क करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन करने का सीधा सा तरीका है कि सर जब भी आप सुबह उठो, आप कुछ मीनिंगफुल काम से या तो एक्सरसाइज करके अपना दिन शुरू करो, या रनिंग करो, योगा करो, या आप सीधा पढ़ने बैठ जाओ। तो अगर आप डिसिप्लाइंड हो तो हार्ड वर्क हो जाता है, हार्ड वर्क से सेल्फ बिलीफ आता है, सेल्फ बिलीफ से अपने आप पेशेंस और डेवलप हो जाता है कि नहीं मैं आज नहीं तो कल में सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं क्लियर कर लूंगा। तो उसे थोड़ा सा पेशेंस तो सर चाहिए, जो इनबिल्ट भी होता है, कई कई बार एग्जाम ही फिर डेवलप करवा देता है कि हाँ ठीक है, लोग ताने मार रहे हैं तो मार रहे हैं, ठीक है क्या कर सकते हैं। आपको अपना काम करना है, एनी डे 50 लोगों की सुन के उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना करके, और आपको अपना काम करते रहना है सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वंडरफुल पॉडकास्ट देने के लिए, इतना अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी